गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है बेटा। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? अर्थात यूरोप में कौन सी भारतीय कपड़े पसंद किए जाते थे? इसका आंसर है मलमल, जिसको मुस्लिम कहा जाता था, केलिको, सूती कपड़े को केलिको कहा जाता था, शीट जिसको सिंच कहा जाता था, खस्सा जिसको कोसा कहा जाता था और जामदानी। मुस्लिम, केलिको, सिंच, कोसा और जामदानी ये भारतीय वस्त्र थे जिसकी यूरोप में भारी मांग थी। दूसरा प्रश्न, जामदानी क्या है? जामदानी का क्या अर्थ है? जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में जो चरखा होता है उसमें सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। उसके ऊपर सजावट के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। इसका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अभी बेटा मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ, उसमें दिखाई दे रहा है। तो जामदानी किसे कहेंगे? जामदानी एक प्रकार का मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं और इसका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इसमें इस्तेमाल होता था। इस चित्र में बेटा आपको जामदानी बुनाई दिखाई दे रही है जो कि 20वीं शताब्दी में की जाती थी। तीसरा प्रश्न, बंडाना क्या है? बंडाना से क्या आशय है? बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। बंडाना क्या होता था? गले या सिर में पहनने वाला छापेदार गुलूबंद होता था। ये शब्द हिंदी की बांधना शब्द बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाली ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से बनाया जाता था। कपड़ों के ऊपर बांधनी प्रिंट दिए जाते थे और रंग अलग अलग रंगों में उसको सजाया जाता था और उसे बंडाना कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अगरिया कौन होते थे? अगरिया किसे कहा जाता था? अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। मध्य भारत में अगरिया समुदाय प्रगालक भट्टियों के माध्यम से लोहा बनाते थे। रिक्त स्थान भरें। अंग्रेजी का सिंच शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। अंग्रेजी का जो सिंट शब्द है वो हमारे हिंदी भाषा के छींट शब्द से निकला है। सेकंड, टीपू की तलवार वुड्स स्टील से बनी थी। वुड्स स्टील वो होता है जिसमें कार्बन का अंश अधिक होता है। तीसरा, भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा। 19वीं सदी आते आते भारत का जो कपड़ा उद्योग है वह गिरने लगा, समाप्त होने। विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? यानी जो अलग अलग कपड़े हमने देखे, बहुत सारे कपड़ों के प्रिंट के नाम सुने, तो उसी बारे में हमें इतिहास की क्या जानकारी मिलती है? यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था और इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन, मलमल कहने लगे। जल्दी ये शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में घेरा डाला और यहाँ वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को केलिको कहने लगे तो सूती कपड़े को केलिको कहा जाने लगा। इसके अलावा
ये व्यापारी सिंच, कोसा, खस्सा और भंडाना भी कुछ भारतीय कपड़ों को कहते थे। तो अंग्रेजी का सिंच शब्द कहाँ से है? जी हाँ, ये हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ चीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड की रईस नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। इसके अलावा बंडाना जो कि सिर पर पहनने वाला वस्त्र होता था, जामदानी होती थी, बारीक मलमल। तो इस तरह शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय शब्दों का एक अलग ही इतिहास बना लिया था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था? 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे और इस दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े के छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित कर दिया और इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। अब इसका कारण क्या है? क्यों ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों को बंद कराना चाहते थे? इसका कारण है इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़े के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं के कपड़े बिके और उनके उद्योगों को संरक्षण मिल सके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में भारतीय डिजाइन छापी जाने लगी। तो बेटा कारण आपको समझ में आया होगा। इंग्लैंड के जो नए नए वस्त्र उद्योग खुल रहे थे उन उद्योगों को संरक्षण देने के लिए इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों का विरोध करने लगे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? जब ब्रिटेन में कपास उद्योग विकसित हुआ तो जो भारतीय कपड़ा उद्योग था, भारतीय कपड़ा उत्पादक थे, उन पर किस तरह के प्रभाव पड़े? इसका आंसर अपन देखते हैं। इंग्लैंड में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। वो भारतीय कपड़े जो विश्व बाजार में छाए हुए थे अब उसी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी यूरोप और अमेरिका की मिलों में बने कपड़े से। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि अब इंग्लैंड में भारतीय कपड़े के आयात पर सीमा शुल्क लगाया जाने लगा। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया और इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए और सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी, कपड़ा बुनने वालों पर, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों ने और एजेंटों ने बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था और परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? भारत का जो लौह प्रगलन उद्योग था, लोहा निर्मित करने वाला उद्योग था, उसको क्यों समाप्त हुआ? 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे की प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। जो लोहे की भट्टियों में लोहा पिघलाया जाता था, नया आकार दिया जाता था, वो खत्म होने लगा। ज़्यादातर गाँवों में भट्टियाँ ठंडी पड़ गई और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कुछ जिम्मेदार कारण थे। पहला कारण, वजह यानी कारण, नए वन कानून थे। अंग्रेजी सरकार ने नए वन कानून बनाए। प्रश्न नंबर 10, भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? जो भारत का वस्त्र उद्योग शुरुआत हुआ 1854 में, पहली सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई। तो इस नई शुरुआती
वस्त्र उद्योग को किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ा, जूझना अर्थात सामना करना पड़ा। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो सबसे पहली समस्या ये थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। तो पहली समस्या हमारे वस्त्र उद्योग के सामने ये थी कि ब्रिटेन में कारखानों में जो कपड़ा बन रहा था वह सस्ता होता था और वह सस्ता कपड़ा भारतीय बाजारों में भर गया था। तो उस कपड़े से भारतीय वस्त्र उद्योग को मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। उस समय ये था कि सभी देशों में नए नए उद्योग विकसित हो रहे थे, तो वहाँ की सरकारें क्या करती थी, जो आयातित वस्तुएं होती थी उस पर सीमा शुल्क लगा दिया जाता था, तो दूसरे देश से आने वाली वस्तु महंगी हो जाती थी और घरेलू उद्योग धंधों को संरक्षण मिल जाता था। तो इससे घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलता था और इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी, जो कंपटीशन था समाप्त हो जाता था। और संबंधित देश की नवजात समझते बेटा, जो नई नई, जैसे कोई छोटा शिशु होता है, नया नया होता है, उत्पन्न जन्म होता है, तो उस अपन नवजात कहते हैं। तो हमारे उद्योग भी उस समय कैसी अवस्था में थे, नवजात अवस्था में, शिशु अवस्था में। तो इससे नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटेन सरकार जिसने भारत को उपनिवेश बनाया हुआ था, भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। तो जो औपनिवेशिक सरकार थी इसने भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आ गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। तो बेटा, जो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग है उसके सामने जो समस्याएं, पहली समस्या थी ब्रिटेन से जो कारखानों में बनकर कपड़ा आता था वह सस्ता होता था और भारतीय कपड़े को उससे मुकाबला करना पड़ता था। दूसरी समस्या ये थी कि जो हमारी औपनिवेशिक सरकार थी दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क नहीं लगा रही थी। इससे हमारे उद्योगों को उनसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना पड़ रहा था। इससे हमारे जो शिशु अवस्था में नवजात उद्योग थे उनको संरक्षण नहीं मिला। प्रश्न नंबर 11, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? भारत में लौह उद्योग की स्थापना हुई। भारत का पहला जो स्टील लौह इस्पात उद्योग था वह टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसको अपना उत्पादन बढ़ाने में पहले महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसी मदद मिली? जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध महायुद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। ब्रिटेन में जो इस्पात बन रहा था अब वह युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम में लिया जाने लगा। इस तरह भारत आने वाला ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और भारतीय मार्केट में जो ब्रिटेन में निर्मित स्टील आ रहा था अब उसमें गिरावट आ गई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। और जो रेलवे का काम चल रहा था उसमें लौह इस्पात स्टील की आवश्यकता थी, अब वो काम किसको मिल गया? टिस्को को। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। युद्ध का फायदा टिस्को को हुआ। युद्ध लंबे समय तक चला, 1914 से 1919 ईस्वी तक। तो ऐसी स्थिति में टिस्को को जो बारूद के गोले होते हैं उनकी खोल बनाने की, उनकी जो कैप होती है उनका आवरण बनाने का काम भी दे दिया गया। रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी अब उसको सौंप दिया गया। 1919 तक तो स्थिति ये हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। तो इस तरह प्रथम विश्व युद्ध का फायदा टिस्को को हुआ। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। तो इसने टिस्को के द्वारा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बनने
का रीजन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन का लोहा ब्रिटेन में काम में आने लगा। यहाँ पर जो ब्रिटेन का लोहा सप्लाई हो रहा था बंद हो गया और यहाँ की जरूरतें अब किससे पूरी की जाने लगी? टिस्को के द्वारा निर्मित लौह इस्पात से। तो बेटा अपने प्रश्न आंसर हो चुके हैं, आप सभी को याद करने और नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।